स्वागत है गरिमा। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम दूसरे भाग की तरफ आगे बढ़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और उसकी बहुत ही ज़रूरी धाराओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि 90 धाराएं कुल मिला के हैं, अपना में बहुत बड़ा एक्ट है। अगर एक एक धारा को समझा जाए, एक एक धारा को बहुत बारीकी से पढ़ा जाए, लिखा जाए, तो इस एक्ट को करवाने में 10 दिन हमारे व्यर्थ हो सकते हैं। पर हमको समय व्यर्थ नहीं करना है। हमको कोई इस एक्ट का कोई लॉयर थोड़ी बनना है, या इस एक्ट के अंतर्गत हमको कोई केस लड़ना है। हमको यहाँ से केवल उतना उठा लेना है जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, और वो चीज़ हम समझ जाएं, उस चीज़ को हम बहुत शॉर्ट में नोट कर लें, और साथ में पीडीएफ आपको मिल रही है, हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल रही है, वहां से आप इसको तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें और अप्लाई करने की कोशिश करें, तो अपने मार्क्स इंक्रीज करें। जैसे भी हो, तो हमको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं। हमको कानून का जानकार अभी नहीं बनना है। कानून की जानकारी आपको फिर डिपार्टमेंट में काम आएगी, वो बाद में, और वो स्पेशली बीएनएस आपको काम आएगी। जो अदर एक्ट हैं वो भी आपको थोड़े बहुत काम आ सकते हैं। जैसे पोक्सो आपको बहुत यूज करना पड़ेगा, जैसे बीएनएस बहुत ज्यादा यूज में आएगी, जैसे घरेलू हिंसा, दहेज, कुछ मोटे मोटे कानून हैं जिनको आपको काम करना पड़ेगा। बाकी तो अगर इनके अलावा आपको एक्ट लगाने पड़ेंगे तो आप क्या काम करने वाले हैं, तो आप एक्ट उठाकर देख सकते हैं। और हम्म हम्म हाँ, ठीक है। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, कुछ एक बच्चे की कल शिकायत आई थी ग्रुप में कि सर आप जवाब नहीं देते जब क्लास में लाइव अब हजारों कमेंट चल रहे हैं, आपके पास तो सिर्फ आपका कमेंट दिखता है। मेरे पास यहाँ पर जितने, इसमें कई हजार बच्चे लाइव हो चुके हैं अब तक, और हर एक बच्चा अगर नमस्ते भी करता है तो देखो कितनी नमस्ते आती हैं, हजारों नमस्ते आती हैं। ऐसे ही लगातार कमेंट चलते रहते हैं। किसी पर नजर पड़ गई, थोड़ी स्पीड कम हो जाती है तो देख ली जा सकती है वो, अन्यथा दिखते नहीं है। ऐसे भागते हैं, ऐसे ऐसे भागते हैं कमेंट्स, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए डाउट ग्रुप है, वहां पर सम्यक तरीके से अपने डाउट को आप पूछें। तो बिना देरी किए हम लोग चालू करते हैं। हम लोगों ने कल सेक्शन 17 तक पढ़ लिया था। सेक्शन 17 तक, इसके बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको यूपी जीके की किताब चाहिए तो ये किताब आपकी आ रही है किसमें, 10 जुलाई में, है ना। जो 10 जुलाई की आपकी बुक सेल है ना, बुक सेल है, उस बुक सेल में आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएगी, जिसमें 3,000 प्लस, कितने, 3,000 प्लस आपके इसमें एमसीक्यूज हैं जो विभिन्न एग्जाम की परीक्षाओं, है ना, विभिन्न परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं। तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, हम लोगों ने 17 तक कवर कर लिया था। अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। तो ये जो कंट्रोलर है, इसकी नियुक्ति कौन कर रही थी, इसकी अपॉइंटमेंट कर रही थी केंद्र सरकार। कौन, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा हो रही थी, केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट हो रही थी कंट्रोलर की या नियंत्रक की। और ये नियंत्रक क्या काम कर रहा था, नाम इसका है नियंत्रक। तो नियंत्रक क्या काम करेगा, नियंत्रक आपका नियंत्रण करेगा। क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। और कंट्रोल किसको करेगा, कंट्रोल करेगा ये प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कौन व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो आपके सर्टिफिकेट्स इशू करने का लाइसेंस लिए हुए है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से। ठीक है, तो उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है आपका कंट्रोलर। इस चीज को आप ध्यान रखिए। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 18 पे, और यहां से आगे को चीजों को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 18 जो है उसमें सीधे सीधे आपको याद रखना है फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर है। अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, वो सीधे पूछेगा आपसे कि कंट्रोलर के कृत्य या कर्तव्य कहाँ हैं। मेरा गला पूरी तरह से खराब हो चुका है, एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अभी अन्य शिक्षकों की तो कुछ बात नहीं कही जा सकती है, हाँ, बट मेरे साथ में ऐसा रहता है कि मेरी एक क्लास जो होती है उसको आप 2-3 क्लास के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि मेरी उतनी ऊर्जा उसमें लगती है। मैं बहुत दमखम के साथ चीज़ों को पढ़ाता हूँ। यदि आप मेरी क्लास लाइव बैठ करके सुने
तो अगर आप कम से कम 100 फुट दूर भी बैठे हो तो भी मेरी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई देगी। इतनी जोर से इस समय मैं बोल रहा हूं। मैं अपने घर के कमरे में हूं और ये स्टूडियो है, सबसे पीछे वाला कमरा, और बाहर तक रोड यहां से 200 फुट है, कम से कम 200 गज, 200 गज है, उसके भी पार तक आराम से लोग कमरा बंद करके आवाज सुन लेते हैं, इतनी तेज आवाज निकलती है मेरी। और ये एक्साइटमेंट में गले की बिल्कुल वाट लगी हुई है, गला आवाज देखो आप कैसी हो रही है। हाँ, तो बोल पाने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो मैं रेस्ट लूंगा अब 1-2 दिन का, उसके बाद इसको ठीक करके आता हूँ, फिर पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, 18 में क्या है, नियंत्रक के कर्तव्य हैं, सीधे पूछे तो आपको वहां पर बता देना है। अगला इंपॉर्टेंट, अब ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए हो जाता है, और इसकी धारा आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। धारा जो है वो आपको रट लेनी है। धारा क्या कर लेनी है, आपको रट लेनी है। क्या करना है, विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अभी बताया, वह आदमी जिसके पास सर्टिफिकेट जारी करने का लाइसेंस है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से। तो भारतीय की बात आई थी, पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ना, क्या सर्टिफाइंग अथॉरिटी कोई विदेशी भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। विदेशी भी हो सकता है तो आप कहेंगे यस। क्या आप कहेंगे यस, किसी विदेशी को भी आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए धारा कौन सी है, इसके लिए धारा है 19। क्या है कि विदेशी व्यक्ति को सरकार की अनुमति से, सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। कंट्रोलर सीधे ही अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, पहले क्या करना पड़ेगा, सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो विदेशी व्यक्ति को सरकार की परमिशन से लाइसेंस दिया जा सकता है, मान्यता दी जा सकेगी। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रमाण पत्र के लिए जो ये मान्यता है, ये मान्यता कौन देता है, ये मान्यता भी नियंत्रक देता है, कंट्रोलर देता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सीधे ही आपसे पूछा जाए, कोई बच्चा बोल रहा है कि पोस्टर में देखकर डर लगता है आपको, पर वैसे नहीं लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 19 क्या है कि विदेशी व्यक्ति को भी क्या मान्यता प्रदान की जा सकती है, और ये मान्यता सरकार की परमिशन, सरकार की पूर्वानुमति होनी जरूरी है। और ये परमिशन कौन देता है, तो कंट्रोलर देता है। ये सेक्शन 19 आपका बोल रहा है। आगे अब हम सीधे सेक्शन 19 के बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, वो है 32 है। 32 में क्या है, देखो आप कभी ना कभी मेडिकल स्टोर पर जरूर गए होंगे। कहां गए होंगे, मेडिकल स्टोर पर आप जरूर गए होंगे। तो मेडिकल स्टोर पर जो मेडिकल स्टोर का मालिक होता है, वो यहां पर क्या रहता है, एक कष्ट हो रहा है बोलने में बोला थोड़ा मुश्किल जा रहा है। एक सेकंड में थोड़ा गर्म जल मंगवाता हूं अपने लिए। एक सेकंड धैर्य रखिए थोड़ा। हाँ, लाइसेंस का आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ रही है। हम्म 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 बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। तो आपने क्या चीज देखी होगी, आपने क्या चीज देखी होगी कि वहां पर ना वो एक सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं, सर्टिफिकेट नहीं, वहां पर वो अपना लाइसेंस लगा के रखते हैं। लाइसेंस, लाइसेंस, वहां पर लाइसेंस वो अपना लगा कर रखते हैं। यहां पर फोटो रहेगा, यहां पर उस व्यक्ति का फोटो रहेगा, यहां पर लिखा रहेगा कि ऐसे 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 इस तरह से कि ये इन्होंने किया हुआ है। तो ये लाइसेंस यहां पर क्यों लगाते हैं, क्योंकि इस लाइसेंस को दिखाया जाना जरूरी है। क्या है, ये लाइसेंस जो है ये दिखाया जाना जरूरी है। लाइसेंस जो है वो दिखाया जाना जरूरी है। लाइसेंस, लाइसेंस जो है दिखाया जाना
जरूरी है, इसीलिए वो मेडिकल स्टोर वाला भी लगा के रखता है। जो आपके औषधि से संबंधित एक्ट होंगे तो वहां पर ये बात जरूर लिखी होगी। तो यहां पर भी यही बात है, सेक्शन 32 के अंतर्गत क्या है कि लाइसेंसों का प्रदर्शन या लाइसेंस का दिखाया जाना आपका अनिवार्य है ना। ये क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। यदि आपके पास है और आप इस तरह की कोई शॉप खोलकर बैठे हो, कोई काम धंधा खोल करके बैठे हो, जहां पर आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से आप सर्टिफिकेट इशू करते हो, तो आपको हाँ हाँ हाँ, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका वो लाइसेंस दिखाया जाना जरूरी है। तो प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए जरूरी है कि वह अपने लाइसेंस को इस तरह से अपने काम के स्थान पर दिखाए कि वह आसानी से देखा जा सके, है ना। लाइसेंस, अब कुछ लोग क्या काम करेंगे, अगर दुकान है और दुकान में कहीं को पीछे को ले जा करके दिखा दिया, अधिकारी आएंगे जांच वाले, अधिकारी आएंगे जांच वाले, अधिकारी आएंगे आपके जांच वाले। गौतम सिंह, हाँ ये कमेंट बहुत आ रहा है मेरे पास, उसमें भी था कल। गौतम सिंह कोई बच्चा था, वो यूपी पुलिस में सिलेक्ट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है। अरे तो बहुत दुखद है बेचारा, पहले तो नौकरी नहीं लगती। देखो जीवन का भी कुछ पता नहीं, जीवन में क्या हो जाए कब हो जाए। हम्म, जीवन में जन न जाने क्या हो जाए, बड़े कष्ट की बात है भाई। अच्छा तिलक राज, हाँ। हम्म हम्म हम्म, क्या कर सकते हैं भाई, अब बताओ। अब समय है, मृत्यु जो है वो ऐसे ही आ जाती है कभी भी। लोगों को लगता है कि हम बुढ़ापे तक, अब उस लड़के ने, उस बच्चे ने, गौतम ने पूरे जीवन को संजोया होगा, ये भी कांस्टेबल बनेंगे, फिर दरोगा का एग्जाम देंगे, देन दरोगा बनेंगे, फिर शादी करेंगे, घर की प्रॉब्लम्स दूर करेंगे, और जीवन जो है वो बस ऐसे ही ले जाता है। बड़ा दुख हुआ, भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि वो दिवंगत जो हुआ है शरीर, उसके कारण जो आत्मा को कष्ट झेलना पड़ता है या आत्मा कष्ट में है, उनको शांति मिले। और घर वालों को, मतलब ये दुख है, सबसे बड़ी बात है जवानी में लड़का चला जाता है, और वो भी ऐसा लड़का जिसकी अभी जॉब लगी हो, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बड़ा कष्ट रहा होगा। हम्म, तो लाइसेंस का प्रदर्शन, हम्म, हाँ, लाइसेंस का प्रदर्शन तो इस तरह से दिखाया जाना जरूरी है जिससे वह आसानी से देखा जा सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दीवार में कहीं पीछे चिपका लिया, नहीं, प्रॉपर जहां तुम बैठे हो वहीं पर उसका दिखना जरूरी है। पेपर में अगर सीधे आएगा कि लाइसेंसों को दिखाया जाना जरूरी है, लाइसेंसों का प्रदर्शन, लाइसेंसों का प्रदर्शन, लाइसेंसों का प्रदर्शन अनिवार्य कौन सी धारा बनाती है ना, अनिवार्य कौन सी धारा बनाती है, तो आपको बोलना पड़ेगा धारा 32 लाइसेंसों के प्रदर्शन को अनिवार्य बनाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आपको क्लास में ही सब चीजें याद हो जाएंगी। आगे पहले जब मैं 2021 वाली भर्ती में सब पढ़ाता था, ये यूपीएसआई में आपका, तो तब मैं ऐसे मतलब हर एक चीज लिख लिख करके नहीं पढ़ाता था। पहले जो बच्चे पढ़े हैं, सेलेक्ट हुए हैं, और पहले 20-22 मिनट की क्लास लेता था मैं, क्योंकि क्योंकि मेरे पास उतने संसाधन नहीं थे। तो मैं क्या काम करता था, और ये डिजिटल बोर्ड तो था ही नहीं, वो था व्हाइट वाला बोर्ड, तो मैं पहले से जितनी धाराएं पढ़ानी होती थी उन धाराओं को ऐसे लिख लेता था पूरा, जिससे बहुत लंबी क्लास ना हो, और लिख करके और लाता था और एक्सप्लेन करता था। तो कम टाइम में चीजें बेहतर हो जाती थी, ज्यादा क्लिक कवर हो जाती थी, लिखने में समय लगता है, ठीक है, उतना ना मेरे पास स्पेस था, और बहुत अच्छे से हमने वो चीजें कवर करी, बच्चों को बहुत लाभ हुआ। तो ये तरीका बेस्ट होता है। वैसे कुछ चीजें हाथ से लिख करके पढ़ाने में समझाना बहुत आसान रहता है, कुछ चीजें ऐसी जैसे धारा है, इसको हाथ से लिखो या लिखी लिखाई लाओ, बात तो समझाने की है, मूल तो समझाने की है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपके आ जाते हैं, पनिशमेंट की बात आ जाती है। ठीक है, यहां पर पनिशमेंट्स की बात आ जाती है, यहां पर
फाइन की बात आ जाती है, यहां पर दंड की बात आ जाती है। और सेक्शन 43 कौन सा क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम, यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, तो वह सामने वाले व्यक्ति को हर्जाना देगा। सपोज करो कि कोई व्यक्ति ए है और इसका क्या है, इसका पीसी है ना, इसका पीसी है, कंप्यूटर सिस्टम है। अब ये बी गया और जाकर के उसमें लठ मारा सीधे, ये बेसबॉल वाला जो बैट है, ये बेसबॉल वाला बैट जाकर के इसमें उधेड़ दिया इसने, और भाई साहब इसका नुकसान हो गया, बेसबॉल वाला बैट मारा, इसका नुकसान हो गया। अब जब इसका नुकसान हो गया तो सेक्शन 43 क्या कहता है कि ए बी जो है वो ए को हर्जाना देगा। हर्जाना मतलब मुआवजा देगा, पैसे देगा। अब ये कितने देंगे इसको कोर्ट तय करेगा, ठीक है। मुआवजा यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि 1 लाख देगा, 10 लाख देगा, हो सकता है 20,000 का लैपटॉप हो सकता है 50,000 का पीसी हो सकता हो 1 लाख का हो, तो ये अलग अलग स्थिति वहां पर आपकी बन जाती है। तो यदि कोई किसी के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है तो जो नुकसान पहुंचा रहा है वह सामने वाले को हर्जाना देगा, ये सेक्शन 43 बोल रहा है। उसके बाद सेक्शन 43A है ना, यदि कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, किसी कंपनी के डेटा को, है ना, यदि कोई कंपनी, माफी चाहता हूं, यदि कोई कंपनी है ना, कोई भी कंपनी है और उसको कोई डेटा सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है ना, कोई डेटा तो समझ में आता होगा ना आपको, डेटा, हाँ, डेटा मतलब सूचनाएं, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, है ना, डेटा मतलब सूचनाएं, कोई जानकारी, कोई वो है। अगर किसी कंपनी को कोई डेटा दिया गया है और वह कंपनी डेटा को सुरक्षित रखने में फेल हो जाती है तो वह कंपनी हर्जाना देगी। सपोज करो आपका कोई पर्सनल डेटा किसी कंपनी के पास है और वह कंपनी आपके डेटा को लीक होने से नहीं बचा पाती, वो चोरी हो जाता है, चला जाता है, तो उस कंपनी को हर्जाना देना होगा। क्योंकि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि डेटा जो है वो सबसे बड़ी संपत्ति आज के समय में है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बच्चियां ऐसी होंगी जो अपने ऐसे कंटेंट को अपने फोन में रखते हैं जो नहीं रखना चाहिए, है ना, रखते हैं, बहुत अलग अलग तरह का कंटेंट है। हालांकि इस तरह के कंटेंट के बारे में कभी विचार ही नहीं करना चाहिए। मेरा फोन रहता है, उसमें क्या भरा रहता है, मूल विधि के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस, फोटोज, स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस के, आपके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट, अगर कोई चीज याद रखनी होती है कि बच्चे ने क्या बोला है, क्या चीज है। इसके अलावा ना कोई गाना है। और क्या रहती है, ऐसी बुक्स की पीडीएफ है जो छपनी बंद हो गई हैं, वो जो रेयर हैं, उनको मैं अपने फोन में रखता हूं। कोई 1820 की बुक है, कोई 1829 की है, कोई 1924 की है। ऐसी ऐसी किताबें मैं खोजता हूं, बुक लवर हूं मैं बहुत बड़ा, ठीक है। मेरे को किताबें आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर हजारों किताबें हैं, कम से कम मेरे हिसाब से ऐसी होंगी 1,500-2 हजार किताब मेरे पास होंगी, सारी तरह की मिला करके। और कम से कम 1000 किताब मेरे फोन में हैं जिनको मैं उस फॉर्मेट में नहीं ला सकता हूँ, हार्ड कॉपी में नहीं ला सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। तो वो चीजें रहती हैं, उसके अलावा चीजें नहीं रहती। तो अगर हमारा इस तरह का डेटा रहेगा तो चोरी भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। कंपनी, आप अगर कोई फोटो भी डालते हो तुरंत वो गूगल पर अपलोड हो जाता है, गूगल फोटोज पे। सपोज करो गूगल आपके प्राइवेट फोटोज को लीक होने से नहीं बचा पाती तो उस पर भी दावा किया जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखो। तो यदि कोई कंपनी डेटा को सुरक्षित रखने में सफल हो जाती है तो वह कंपनी हर्जाना देगी। सेक्शन 43 क्या बोलता है, किसी के पीसी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो जो नुकसान पहुंचा रहा है वो हर्जाना देगा। सेक्शन 43A क्या बोलता है, यदि किसी कंपनी को कोई क्या करना था, यदि किसी कंपनी को कोई डेटा सुरक्षित रखना था, सेफ रखना था और ऐसा करने में वो फेल हो जाती है तो कंपनी कंपेंसेशन देगी, हर्जाना देगी, मुआवजा देगी। इस बात का ध्यान रखना है। आगे अब सेक्शन 44 काफी जरूरी हो सकता है। यदि कोई कंपनी है, क्या है, यदि कोई कंपनी है और उस कंपनी को ऐसी जिम्मेदारी दी गई थी, है ना, उस कंपनी को ऐसी जिम्मेदारी दी गई थी, हाँ धारा, कुछ धाराएं हैं जो आपको नंबर याद रखना है, बाकी बस आप थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, उससे सब चीजें आपकी हो जाएंगी। आप क्वेश्चन लगाते रहो तो उससे चीजें आपकी हो जाएंगी, ज्यादा टेंशन मत लो।
हाँ। हम्म। हाँ, आज स्वास्थ्य कुछ ऐसा ही है, पेट में भी गड़बड़ है हमारे। कल रात से हमको कई बार शौच जाना पड़ा। हाँ, साइड हो जाओ, हो गए। हम्म। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या चीज है, यदि कोई कंपनी है और उस कंपनी की ड्यूटी थी, उस कंपनी की ड्यूटी थी कि वो कोई इंफॉर्मेशन किसको देगा, वो इंफॉर्मेशन कंट्रोलर को देगा। किसको देगा? कंट्रोलर को वो कंपनी देगी। बट ऐसा करने में वो कंपनी फेल हो जाती है। यदि किसी कंपनी को, कंट्रोलर को या सर्टिफाइड अथॉरिटी को कोई जानकारी देनी थी, पर वह जानकारी देने में विफल रहती है, तो कंपनी हर्जाना देगी। कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा। हर्जाना, हर्जाना देना पड़ेगा। हर्जाना इसी को मुआवजा कहते हैं। ठीक है, मुआवजा कह लो या कंपेंसेशन कह लो या प्रतिकर कह लो, है ना, प्रतिकर कह लो, या इसी को कंपेंसेशन आपका कहा जा सकता है। क्लियर? तो सेक्शन 43 में अगर कोई पीसी का नुकसान होता है तो पीसी का नुकसान की भरपाई करेगा। सेक्शन 43 ए में, हाँ। हम्म। हाँ। हाँ, कैमरा मोड़ कर दिखा नहीं, कैमरा मोड़ करके तो सेटिंग खराब हो जाएगी। आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पे मैं दिखाई, कल कल एक वीडियो डाली थी मैंने सफलता के संदर्भ में। तो डालता रहता हूँ उसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। उसमें मैंने किताबों के सामने बैठ के ही बनाया है, और ऐसे पूरी की पूरी वो है, उसमें भरी भरी हुई हैं किताबें अंदर तक, बहुत सारी बुक्स हैं। हाँ। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर आपकी बात आ जाती है 44 में। अब ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना। मैंने क्या बताया था, कहीं पर अपील के संदर्भ में बात आएगी, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट आएगा अपील का इत्यादि, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रखें और धारा रट ले में ये, क्योंकि ये चीजें आ जाती हैं। धारा रट लेनी है। क्या है? अपीलीय प्राधिकरण, है ना, अपीलिंग अथॉरिटी। अपीलिंग अथॉरिटी की स्थापना या गठन, अपीलीय, आप जहां पर अपील करेंगे आप। अब सपोज करो कि कंट्रोलर जो है वो कहेगा कि भाई तुमको ये हर्जाना देना है, तुमने हमें जानकारी देनी थी, ये तमाम बातें वो करेगा। सपोज करो ये जो अधिकारी है, जो कंट्रोलर बन के बैठा है, या जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है आपकी, ये कहने लगे, ये फर्जीवाड़ा करने लगे। पहले पैसा मांगते हैं अधिकारी, और जब पैसा नहीं दिया जाता तो क्या काम करने लगते हैं? सीधे बोलते हैं कि भाई या तो तुम ये काम कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे ये नियम है और जिसमें तुमको हम फंसा देते हैं। तो ऐसे में मजबूरन फिर पैसा देना पड़ता है। बट अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि हम बिल्कुल ठीक हैं और सामने जो अथॉरिटी है या कंट्रोलर है वो गड़बड़ कर रहा है, तो ऐसे में हम अपनी बात किसको कहने जाएंगे? तो एक स्पेसिफिक प्राधिकरण का गठन किया गया है, एक स्पेसिफिक अथॉरिटी का, एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जो इस तरह की अपील को ही सुनेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है अपील। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अपील करने के लिए, अपील करने के लिए अपील करने के लिए अपील करने के लिए प्राधिकरण, है ना, अपील करने के लिए निकाय, जहां पर आप अपील करेंगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। इस अपीलीय प्राधिकरण का गठन कौन करता है? इस अपीलीय प्राधिकरण का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। निकाय गठन कौन करेगा? इस चीज को ध्यान रख लीजिए, गठन करेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट इसका गठन आपका करेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे समझ लेना है, अच्छे से आपको उसको जान लेना है। ठीक। हम्म।
हम्म। 2000 बुक कौन बोल रहा है? 2000 3000 कौन बोल रहा है? 2000 3000 बुक कौन बोल रहा है मेरे भाई? मैंने बोला 1000 से 1500, 1500 के आसपास किताबें होंगी मेरे पास। अब देखो यहाँ पर आपको पता नहीं है ना, यहाँ पर देखो, कभी दिखाएंगे आपको। हाँ। हाँ। ठीक है भाई, कुछ नहीं है तो खाली झूठ बोल रहा था मैं। मेरी मेरी फितरत है झूठ बोलना, मैं झूठ बोल रहा था, आई एम सॉरी गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। धारा 57 में क्या चीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम पीरियड की बात हो रही है, किसकी? इसमें टाइम पीरियड की बात होगी। तो मैंने आपको पहले ही क्या बताया था, जहां भी टाइम पीरियड की चर्चा होवे, वहां पर क्या करना है, वहां पर विशेष ध्यान देना है। तो सेक्शन 57 क्या बोलता है? अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने की प्रक्रिया, यानी कि अपील करने का प्रोसेस क्या है ना? अपील करने का प्रोसेस, अपील करने का प्रोसेस क्या है? और प्रोसेस में लंबी चौड़ी चीजें हो सकती हैं, बट हमारे लिए जो जरूरी चीज है वो क्या है? वो समय है, कि आप कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। जैसे आरटीआई में आता है फर्स्ट अपील आफ्टर 30 डेज, सेकंड अपील आफ्टर 90 डेज। ऐसे ही यहां पर चीजें आएंगी, है ना? ऐसी चीजें यहां पर आपकी आएंगी। क्या लिखा हुआ है? कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कोई आदेश दिया, सपोज करो आदेश दिया, अब कोई बात होगी तभी तो आप अपीलीय प्राधिकरण के पास जाओगे। ऐसे ही थोड़ी चले जाओगे मुंह उठा के, जी उनने मुझे छेड़ दिया जी, उनने मुझे काम नहीं करने दे रहा, तो ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे नहीं होगा। आपको आदेश आएगा किसकी तरफ से? या तो कंट्रोलर की तरफ से, या आपके सर्टिफाइंग अथॉरिटी की तरफ से, कि ये काम बंद कर दो, या ऐसा हर जाना, या वैसा हर जाना, तमाम चीजें आपके पास आएंगी। तो जिस दिन आपको इन लोगों का आदेश आएगा, उस तारीख से 45 दिन के भीतर आप, है ना, कितने, है ना, 45 दिन के भीतर अपील करी जा सकती है। सीधे पूछेगा कि अपील कितने दिन के भीतर की जा सकेगी? अपील कितने दिन के भीतर? अपील कितने दिन के भीतर? अपील कितने दिन के भीतर की जा सकेगी? अपील कितने दिन के भीतर की जा सकेगी? तो आपको बोलना है अपील 45 दिन के भीतर भीतर करी जा सकेगी। कब से? कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी के आदेश से। उसने अगर कोई बात कही है तो उसके 45 दिन के भीतर आप अपील करेंगे। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए कि यह भूलना नहीं है। जो अवधि की कहीं भी बात आ जाएगी। हाँ। हाँ। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है। और सेक्शन 58 क्या बोलता है? कि ये जो अपीलीय प्राधिकरण है, उसकी पावर्स क्या है और उसके फंक्शंस क्या है? ठीक है। उसकी पावर और उसके फंक्शन, यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ, पावर एंड फंक्शंस ऑफ अपीलिंग अथॉरिटी, फंक्शंस ऑफ अपीलिंग अथॉरिटी, अपीलिंग अथॉरिटी। ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? बताइए, कोई समस्या तो नहीं आ रही है? हम्म। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मैंने पानी मंगा लिया है अपने लिए, शहद और अदरक वाला थोड़ा पानी मंगा लिया अपने छोटे भाई से। तो पीते ही मुझे मतलब राहत मिली है इसमें। हाँ। हम्म। हम्म। बताओ, कोई समस्या तो नहीं? हम्म। बताइए, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? हम्म। हम्म। बताओ। ओके।
हाँ, बताइए, सब चीज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, कंट्रोलर किसे कहा जाता है? जो कंट्रोल करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को, जो उनको लाइसेंस देने का काम करता है, उसको कंट्रोलर कहा जाता है। कल की क्लास आपने नहीं देखी इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली धारा पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब यहां पर दंडात्मक कार्यवाही भी आपको दिखाई देगी कि कितना दंड दिया जाएगा, कितनी जेल हो सकती है, क्या जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो सेक्शन 65 है ना, काफी जरूरी हो सकता है। कंप्यूटर का सोर्स कोड, सोर्स कोड मतलब सीधे सीधे पासवर्ड। अगर क्या चीज है, कहीं पर कोई पासवर्ड भरा गया है, ठीक है, आप लोग बड़े पासवर्ड छेड़ते हो, लोगों के फोन के पासवर्ड छेड़ दिए, और लड़कों में बड़ी ऐसी चुल रहती है चीजों को हैक हैक करना रहता है, ठीक है, क्या कि हैक करने की चुल मची रहती है कि लाओ उसका इसका व्हाट्सएप हैक कर लो, इसका व्हाट्सएप हैक कर लो, ऐसी बहुत सारी इच्छा बनी रहती है। तो इस चक्कर में पासवर्ड के साथ भी गड़बड़ कर देते हैं। तो अगर पासवर्ड के साथ में छेड़खानी करी किसी ने कंप्यूटर के, तो उसके क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ध्यान से आप देखो, यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, कंप्यूटर के सोर्स कोड यानी कि पासवर्ड के साथ छेड़खानी करता है, तो यह एक ऑफेंस है। क्या है? यह एक ऑफेंस है, यह एक आपका ऑफेंस माना जाएगा, यह एक आपका अपराध माना जाएगा। और इसके लिए सजा कितनी है? 3 साल तक की तो जेल हो सकती है भाई। कितनी? 3 साल तक की जेल। जेल का प्रावधान कितना? 3 साल तक की जेल, और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना प्लस में है। क्या है? प्लस में इतना हो सकता है। तो किसी के पासवर्ड को छेड़ना नहीं कंप्यूटर के, है ना। अगर उसने आप पर केस कर दिया तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अंडर सेक्शन 65 3 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तो यहां पर क्या बात लिखी गई है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर यानी कि इंटेंशनली जानबूझकर ऐसा करना चाहता है, जानबूझकर और बेईमानी से। बेईमानी क्या चीज होती है? बेईमानी, बेईमानी क्या चीज होती है, किसको कहते हैं बेईमानी? बेईमानी इस कृत्य को कहते हैं अगर हमारा किसी व्यक्ति पर, वस्तु पर, स्थान पर अधिकार नहीं है। हमको पता है कि हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर कोई अधिकार नहीं है, और हम क्या काम कर रहे हैं, बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी अनुज्ञा लिए, बिना उसकी अनुमति लिए उसको हस्तांतरित करना चाहते हैं, उसको आप प्रयोग करना चाहते हैं, उसको अपने अधिकार में लाना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं बेईमानी। कहते हैं ना बड़े बेईमान आदमी हो। बेईमान आदमी का मतलब यह है कि किसी के अधिकार की वस्तु उससे पूछे बिना प्रयोग में ले आना या अपने अपने स्वामित्व में उसको कर लेना, इसको कहते हैं बेईमानी। तो यहां पर क्या है? जानबूझकर, और बेईमानी मतलब उससे बिना पूछे, जिसका कंप्यूटर है, जिसका वो आपका सिस्टम है, उसके बिना पूछे आप क्या काम कर रहे हो, किसी कंप्यूटर या कोई कंप्यूटर सिस्टम या कोई कंप्यूटर नेटवर्क, उसके पासवर्ड को आप छिपा देते हो या उसको नष्ट कर देते हो या उसको बदल देते हो, तो यह अपराध पासवर्ड के साथ छेड़खानी करने का अपराध आएगा। छेड़खानी में क्या क्या चीज आई है? छेड़खानी में क्या क्या चीज आई है? हाँ, छेड़खानी में क्या क्या चीज आई है? तो छेड़खानी में पासवर्ड को छिपाना, कि पासवर्ड छिपा दिया, या पासवर्ड आपने बिल्कुल हटा दिया, नष्ट कर दिया, नष्ट करना, या क्या है कि जाकर के पासवर्ड आपने चेंज कर दिया, बदलना, पासवर्ड को बदल दिया है। तो ये अपराध आपका क्या कहलाएगा? ये आपका एक बड़ा अपराध माना जाएगा, और इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है। हाँ, ठीक, क्लियर हुई बात?
जी शिखा बताइए। हाँ ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आई। तो कंप्यूटर पासवर्ड के साथ छेड़खानी करने पर 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आगे अगला सेक्शन 66 क्या कहता है? यदि कोई बेईमानी से, कपटपूर्ण तरीके से किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाना, कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। वहां पर क्या था? वहां पर था पासवर्ड के साथ छेड़खानी करना 65 में। यहां पर क्या है? कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। और नुकसान पहुंचाना कैसे? बेईमानी से, यानी कि हमारे अधिकार का नहीं है, दूसरे के अधिकार की वस्तु है, उसको हम बेईमानी से अपने संरक्षण में लाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। या कपटपूर्ण, कपट क्या होता है? कपट है ना, क मतलब बुरा, पट मतलब कपड़ा, पट मतलब कपड़ा भी होता है, पट मतलब आपका किवाड़ भी होता है। तो जहां पर बुराई के किवाड़ लगे हुए हैं, यानी कि जहां पर हमारी इंटेंशन बैड है ना, तो हमारी इंटेंशन बैड है, हम अच्छा दिखने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी एक स्थिति बनी हुई है जो उसको कपटपूर्ण कहते हैं, उसको कहते हैं कपट, कि है कुछ और दिखाया कुछ जा रहा है, इंटेंशन है कुछ और दिखाई कुछ जा रही है। हम कह रहे भाई तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम 1 लाख रुपए मुझे दे दो, 2 दिन में डबल 2 लाख रुपए और लेकर के चंपत हो गए, तो आपने कपट किया उस व्यक्ति के साथ में। तो कपटपूर्ण तरीके से क्या किया? कपटपूर्ण तरीके से। तो कोई बेईमानी या कपटपूर्ण तरीके से किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं जेल का जो प्रावधान है वो 3 साल तक का है, कि 3 साल तक की जेल हो सकती है, प्लस आपको क्या करना है? प्लस 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो जेल प्लस फाइन दोनों होंगे, जेल प्लस फाइन दोनों होंगे। जेल है 3 साल तक की। 3 साल तक की का क्या मतलब है? 3 साल तक की का मतलब है 6 महीने भी हो सकती है, साल भर भी, 1.5 साल भी, 2 साल भी, 2.5 साल भी, और मैक्सिमम 3 साल तक की उसको जेल हो सकती है। और 5 लाख तक का जुर्माना तो लेकर के आपके 1 रुपए से, और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है यदि बेईमानी और कपटपूर्ण तरीके से किसी के कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। हाँ समझ में आया? छल करना, हाँ छल करना, ये कपट करना, लगभग मिलते जुलते सब टॉपिक हैं। इसके बाद करवाएंगे हम, हाँ इसके बाद करवाएंगे साइबर क्राइम, करवाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। जैसे कल बोल दिया था कि इसके बाद करेंगे साइबर क्राइम, करेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे भी किसी ने पूछा कि इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद साइबर क्राइम करेंगे, साइबर क्राइम नहीं करेंगे, साइबर क्राइम्स पढ़ेंगे कि कितनी तरह के साइबर क्राइम आपके होते हैं। हाँ हाँ, हम तो वाईफाई हैक करते हैं, कुछ भी करो, वाईफाई भी तो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत ही आएगा, संचार कोई सिस्टम नेटवर्क में आ जाएगा। हैक क्यों करना? 500-600 रुपए महीना की दर से लग जाता है, अपना अपना लगाओ और चलाओ। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 66A बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या? मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। क्या करना? मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, ये बहुत जरूरी है ना। अफवाहें फैलाना, सीधे सीधे क्या है? अफवाह उड़ाना। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अफवाह उड़ाई जा रही है, क्या किया जा रहा है? अफवाह उड़ाई जा रही है। आज यहीं तक करेंगे, हमको समस्या है पेट में, हाँ आज यहीं तक करेंगे। हाँ साइबर क्राइम थाने में जाकर करो, साइबर साइबर का जो थाना होता है वहां पे करो, जाकर के उससे पैसे ऐंठो। जी दीपशिखा यादव, बहुत बढ़िया बच्चे। हाँ जी, तारीख बोर्ड पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है नहीं, ये आपकी स्क्रीन पर आता है बस। सेक्शन 66A बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा। जब पिछली वाली भर्ती थी, पिछली वाली यूपीएसआई की भर्ती थी, तो उसमें क्या आ गया था, उसमें ये बात उठी थी कि भाई इसमें गड़बड़ हुई है और तमाम बात है। तो तब सभी जितने टीचर्स थे, बच्चे थे, उन्होंने मिलकर के एक अभियान चलाया था कि भाई यूपीएसआई, #यूपीएसआई स्कैम,
क्या चला था, ऐसे चला गया था हैशटैग यूपीएसआई स्कैम, ये हैशटैग चला गया था। तो ये बहुत जबरदस्त ट्रेंड कर गया, सब बच्चों ने चलाया इसको, क्योंकि कुछ फर्जी चीजें निकल करके आई, तो ये स्कैम चलाया गया। तो शाम होते होते ही भर्ती बोर्ड का जवाब आ गया ट्विटर पर ही कि ये एक अफवाह है, और कुछ लोग प्रायोजित तरीके से, है ना, जितने यूट्यूबर हैं वही नपते हैं, फिर जितने यूट्यूब पे मास्टर जी बैठे हैं वही नपते हैं, फिर ये एक अफवाह है। और वहां पर क्या है, वो कहते हैं यदि ये अफवाह फैलानी बंद नहीं करी गई तो धारा 66A के तहत उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो इसको आपको रट लेना है। मुझे लगता है अगर इस एक्ट में से किसी धारा को पूछेगा तो भाई मेरे हिसाब से सेक्शन 66A को पूछेगा। सेक्शन 66A है ऑफेंसिव मैसेज, सूचना या संदेश भेजना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना या अफवाह फैलाना। तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं ऑफेंसिव मैसेज में, अफवाह फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन। तो किसी को धमकाने वाला मैसेज हो, ऐसी जानकारी हो, ठीक है, परेशान कर देने वाला मैसेज हो जिससे कोई आदमी ऊहापोह में फंस जाए, बड़ा परेशान सा वो हो जाए, हाँ बड़ा परेशान सा वह हो जाए, तो ये झूठी खबरें फैलाना, किसी का अपमान करने वाला, वैमनस्य उन्माद फैलाने वाला, ऐसों की तो कमी नहीं है। मैं अगर मुझसे कोई एक चीज पूछे कि हम तुमको एक वरदान देना चाहते हैं, कोई पूछे कि हम आपको वरदान देना चाहते हैं, तो मैं पहले तो कहूंगा कि भगवान आए हैं मेरे पास और कहें मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, राम तुम वरदान मांग लो, तो पहले तो मैं कहूंगा कि प्रभु आपकी कृपा है, आपने दर्शन दे दिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। पर वो जिद करेंगे कि मेरा दर्शन अमोघ है और खाली नहीं जाता, तुम वरदान मांग लो मुझसे। मैं फिर कहूंगा कि आप अपनी तरफ से वरदान दे दो, तो वो अपनी तरफ से भक्ति का, ज्ञान का और नाम स्मरण का सब दे देंगे वरदान। फिर कहूंगा मैं उन्हें कि अच्छा आप एक वरदान देना चाहते हो तो चलो दे दो। भारत में से जितने नेता हुए हैं हुए हैं या होने वाले हैं, उनको गायब कर दो। जितने भी नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, ये पार्टी फलाना पार्टी ढिमका पार्टी, है ना, और सीधे लोकतंत्र है। और भारत के लोगों को ये बुद्धि दे दो कि किसी सुप्रीम लीडर को देख करके, किसी पार्टी के टॉप लीडर को देख करके वोट ना करें। अपने लोकल जो आपका प्रतिनिधि है, जो सांसद बनने के लिए उठ रहा है या विधायक बनने के लिए उठ रहा है, उसको देखो। और तीसरा काम, एक काम करो कि प्रभु जो आपका प्रतिनिधि चुन के गया है, उसका जो जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां पर लोग ये ना करें कि बाबूजी की जय हो, भैया जी की जय हो, नेताजी की जय हो, ये चीजें नहीं बोले। वहां पर जाकर के क्वेश्चन करें, है ना, उस अपने ही क्षेत्र के आदमी से बात करें और किसी से बात ना करें, अपने ही क्षेत्र के आदमी से बात करें कि हाँ भाई हमने तुमको ये बनाया था, तुमने क्या काम किया, हमारी ये समस्या है, तुमने क्या काम किया। तो ये काम करें तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन में काम बढ़िया हो जाएगा। नेताओं ने देश को नर्क बना दिया है। और क्या दिखता है कि ये हेट स्पीचेस दिखते हैं खूब, वैमनस्य, कि हिंदुओं तुम ऐसे हो जाओगे, मुस्लिमों तुम ऐसे हो जाओगे, तुम फलानी जाति के हो, तुम फलानी जाति के हो, इस जाति को मारो, उस जाति को काटो, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। तो ये वैमनस्य फैलाने का काम हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती हैं, पर इन पर कोई एफआईआर देखने को नहीं मिलती है। एफआईआर आती भी है तो हल्की फुल्की होती है, क्या फर्क पड़ता है। और शत्रुता और घृणा फैलाने वाला, तो आप अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन फैला रहे हो जो धमकाने वाली है, परेशान करने वाली है, झूठी खबर है, अपमान करने वाली है, किसी का उन्माद पैदा कर दे समाज में, वैमनस्य, वैर बढ़ा दे आपका, हाँ हाँ, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो और साथ में शत्रुता और घृणा बढ़ा दे, तो ऐसी धारा, ऐसी जो कृत्य हैं वो धारा 66A के अंतर्गत अपराध हैं। और इसमें जो आपकी जेल है वो 3 साल तक की जेल हो सकती है। क्या हो सकती है? 3 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। पर फाइन के बारे में कोई बात स्पेशली यहां पर नहीं कही गई है, ठीक है। चलिए, हाँ, किसी देखो अब देखो इसमें क्या, अब देखो इसमें क्या बात है। अब जिसकी जो पॉलिटिकल विचारधारा होगी, सबकी विचारधाराओं का सम्मान है। कोई बीजेपी को सपोर्ट करते होंगे, कोई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, कोई बीएसपी को करते होंगे, कोई भीम आर्मी को सपोर्ट करते होंगे, कोई आपकी अन्य 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 पार्टीज हैं, अलग अलग राज्यों की हैं, तो उनको सपोर्ट करते होंगे।
तो फिर तुरंत दिमाग में आएगा कि यार वो गायब हो जाता तो बढ़िया था। भाई मैं तो एक साथ वरदान मांगूंगा, जितने हैं सारों को गायब कर दो, जितने भी हैं एक तरफा, और नए सिरे से फिर लोग उठ करके चलें और अपने क्षेत्र में से चुन चुन करके लोगों को भेजें। हाँ हाँ हाँ, इटावा वाले कांड में बोल चुका हूं मैं, बहुत निंदनीय काम किया है उन लोगों ने जिन्होंने चोटी काटी और ऐसा तिरस्कार किया है। उन पे बढ़िया उनका इंतजाम होना चाहिए, है ना, उन पे बढ़िया बढ़िया धाराएं लगाकर जो जो अपराध किए हैं बढ़िया उनकी खुराक मिलनी चाहिए। हाँ, जो ऐसा काम करता है वो बहुत गलत होता है। ठीक है, सब भगवान के बनाए हुए हैं, सब एक जैसे हैं। हाँ, जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ। हम्म मनुस्मृति के बारे में हमको कोई विशेष ज्ञान नहीं है। हाँ, क्योंकि ये विशुद्ध धर्माचार्यों का क्षेत्र है, जो विशुद्ध धर्माचरण में ही मतलब चलते हैं। हमने उसका कभी अध्ययन नहीं किया है, अपना तो सीधे राम राम कहने से काम चल जाता है, उसी में अपना काम बढ़िया है। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं अब आपका परसों, है ना, परसों नहीं, सोमवार में। और अगर मेरा स्वास्थ्य कल ठीक रहा तो मैं कल फिर आपको बताऊंगा, मतलब कल फिर हम 4 बजे वाली BNS वाली क्लास लेंगे, अन्यथा फिर नहीं लेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।